दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 4 भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। इस अध्याय में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें बंगाल में दोहरा शासन, ब्रिटिश काल में भारत में संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और विभिन्न चार्टर एक्ट और शिक्षा तथा सामाजिक सुधार, और ब्रिटिश काल के दौरान भू राजस्व और भूमि सुधार कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे। अध्याय के अंत में हम इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 4 भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए, क्योंकि किसी भी विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए जो है तरीके, कानून, नियम होने चाहिए। आप जानते हैं कि प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। तो आप देखिए किस तरह से ब्रिटिश कंपनी ने भारत पर शासन करने के लिए तरह तरह के नियम, कानून और दांव पेच का सहारा लिया और उनकी प्रशासनिक नीति में लगातार बदलाव भी होता रहा। अंग्रेजी शासन का जो प्रशासनिक ढांचा था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था और सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके और उसके भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। तो इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण जो तरीका था वो आप जानते भी होंगे, बंगाल में दोहरा शासन व्यवस्था या द्वैध शासन। ये क्या था और इसका क्या परिणाम रहा, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। इस व्यवस्था में क्या था, तो इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था और राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कितना ही विडंबनापूर्ण व्यवस्था है दोहरी शासन व्यवस्था, जिसमें वित्त और राजस्व वसूली का कार्य जो है कंपनी के पास था, जबकि कानून व्यवस्था और राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी नवाब के पास थी। कंपनी के पास अधिकार थे, कोई दायित्व नहीं था, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं। इसी दौरान 1769-70 में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई। जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, लेकिन कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे। यहाँ पर अकाल पीड़ित लोगों का चित्र दर्शाया गया है। अकाल में अनाज उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है, लोग भूख और जो है भूखमरी से मरने लगते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि सोचिए और बताइए, यदि आप नवाब की जगह होते तो क्या ऐसे में विकास कार्य करवा सकते थे? तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आपके पास वित्त या राजस्व नहीं होता है तो कोई भी विकास कार्य संभव नहीं है। और स्थिति ऐसी ही थी कि राजस्व की जिम्मेदारी या राजस्व संग्रह का कार्य कंपनी करती थी, कानून व्यवस्था और विकास का कार्य नवाब के हाथों में था, जबकि वित्तीय शक्तियाँ नहीं थीं। कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेनवासी मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं और कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी और अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड यानी ब्रिटिश मुद्रा के ऋण की मांग करनी पड़ी। और ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी और उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, उनके लेखे जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए और साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए।
ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया और इन्हीं कारणों से ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ कानून या नियम बनाए गए या जो एक्ट बनाए गए उनके बारे में जानेंगे। तो ये एक्ट एक तरह से देखा जाए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शासन और उसके तरीकों को आसान करने के लिए बनाए गए थे। भारत में वैधानिक विकास का जो प्रारंभ होता है उसका प्रारंभ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था, इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे, उसको जान लेते हैं। दोस्तों, कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट यानी नियामक अधिनियम बनाया गया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि वे कंपनी के राजनैतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखें। कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाए, इसके लिए ये जरूरी हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। और इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल या परिषद बनाई गई और न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। तो ये सभी प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो किए गए वो काफ़ी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को नियमित और उसको नियंत्रित करने के लिए किया गया था। इस कड़ी में दूसरा महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि ब्रिटिश संसद ने 1784 में एक नया कानून पास किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों में एक अधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति ऐसे ही रखी गई और इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। और ब्रिटिश संसद ने कुछ और चार्टर एक्ट पास किए थे, उनके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण है 1793 का चार्टर एक्ट, और इसमें जो मुख्य प्रावधान था कि इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को ये अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई और चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान था, तो इसको जानते हैं। इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। भारत में शिक्षा के प्रसार व्यय के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया और गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई। इसके 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया। इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का कार्य रह गया और गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मुंबई और चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छीन गया। चार्टर एक्ट 1853, तो इसमें जो प्रावधान थे उनके बारे में जानते हैं कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे। परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की थी। तो इस तरह से ये सभी चार्टर अधिनियम, इनका परिणाम ये हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज पर कंपनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गए और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी शासन के 3 प्रमुख आधार थे: नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस, सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था। ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। आप जान लीजिए कि ब्रिटिश भारत में जो बड़े पद थे उन पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी।
कंपनी के शासकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाज, विवाह आदि से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उनके लिए पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर न्याय किया जाता था और 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा प्रावधान किया गया था। उसके बाद प्रांतीय तथा जिला अदालतों की स्थापना की गई और इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया, लेकिन यूरोपियों और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे, उनके न्यायाधीश भी अलग अलग होते थे। अंग्रेज और यूरोपी लोगों के लिए अलग कानून और न्याय की व्यवस्था क्यों की गई थी? तो इसका सीधा सा परिणाम ये है कि जो उपनिवेश बनाने वाला देश होता है, उपनिवेश करता देश, वो अपने लिए रियायतें रखता है और सुविधाएं रखता है। तो अपने लिए ढेर सारी सुविधाएं उनको रखी गई और यहाँ के लोगों के लिए दंडात्मक प्रावधान किए गए थे ताकि यहाँ पर दंड और भय से शासन किया जा सके। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण। तो जब प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती है तो योग्यता और प्रशिक्षित अधिकारी ज़रूरत होती है और प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ी तो ये महसूस किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषा और परंपराओं से भली भांति परिचित होना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा देने के लिए 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था। सन 1853 में नागरिक सेवा यानी सिविल सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। उसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। 1853 में इस प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष थी, लेकिन 1863 में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष, 1876 में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई और इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन कठिन हो गया। शिक्षा और सामाजिक सुधार। तो दोस्तों, ब्रिटिश काल में शिक्षा और सामाजिक सुधार के भी प्रयास किए गए। अंग्रेजों ने 1781 में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की और इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी करना था। समाज सुधारकों में जो सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। तो महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वे ये मानते थे कि भारतीय नए नए ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी आदि सीखें, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की थी। यहाँ पर कलकत्ता से 11 दिसंबर 1823 को राजा राम मोहन राय लिखते हैं कि हमें पता चला है कि सरकार पंडितों के संरक्षण में एक संस्कृत पाठशाला खोल रही है, जिसमें ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जो भारत में वैसे ही चला आ रहा है। ऐसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियम और दूसरे लोक का ज्ञान भर सकती है और ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो विद्यार्थी या समाज के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो। चूँकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना है, इसलिए वह गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र और दूसरे उपयोगी विज्ञान को बढ़ावा दे। ये काम यूरोप में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके पुस्तकों, उपकरणों से सुसज्जित कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है। तो 1823 में ये राजा राम मोहन राय के विचार थे और इसीलिए उनको आधुनिक भारत का जनक और आधुनिक भारत का पिता, पुनर्जागरण का प्रारंभकर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि 1823 में उनके जो विचार थे कितने अग्रगामी थे। उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। ये सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाई। फलतः सन 1835 में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की जो शिक्षा थी उसका शिक्षा प्रणाली बनाने का या तैयार करने का एक नीति घोषित किया मैकाले की अध्यक्षता में। इसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ने लिया और अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ती गई। तो कुल मिलाकर ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा और सामाजिक जो है सुधार के क्षेत्र में भी प्रयास हुआ और बहुत सारे भारतीय समाज सुधारकों ने इसमें आगे बढ़कर भूमिका निभाई। अब आइए ब्रिटिश काल के दौरान जो भूमि सुधार के प्रयास किए गए उनके बारे में जानते हैं। अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी यानी भूमिकर वसूल करने के तरीकों पर विचार करने लगी। वारेन हेस्टिंग्स ने ये नियम बनाया कि गांवों की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए
और यदि मालगुजारी वसूल करने वाला का काम ठीक न हो तो दूसरे व्यक्ति को ये काम सौंप दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में सुधार किए थे। सबसे पहली जो व्यवस्था थी वो था अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जाना। अस्थाई बंदोबस्त तो अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें और उनके पुत्रों को आजीवन यानी अस्थाई रूप से गांव का जमींदार घोषित कर दिया गया। यही जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त कहलाता है। अब ये लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तो अभी तक रहता जब तक वे मालगुजारी देते रहते। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का अधिकार था। और ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी रैयतवाड़ी प्रथा। तो दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में भू राजस्व देने या मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। तीसरी महलवाड़ी व्यवस्था थी। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी और ये समूह महाल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महालवाड़ी कहा गया। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी और ये सीधे जो है किसान से ये समझौता नहीं था। भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। दोस्तों, अंग्रेज भारत से कच्चा माल, सूत और कपास ले जाते थे, मशीनों से माल तैयार करते थे जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था। वह तैयार माल को ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योग के समक्ष टिक नहीं पाए और इसी कारण भारतीय उद्योग धंधों का विनाश होने लगा। तो ये तो था आज का वीडियो। इसमें आपने भारत में कंपनी राज्य के प्रभाव के बारे में जाना। 2 टर्म है यहाँ पर, एक्ट या धारा। तो किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून को एक्ट या धारा कहा जाता है। लगान, तो कृषि भूमि पर लगने वाले कर को लगान कहा जाता है। आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था कब? तो यहाँ पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, भारतीय संस्कृति और साहित्य की जानकारी के लिए। लघुत्तरी प्रश्नों पर आते हैं। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? आप जान लीजिए। तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था जो है किसने शुरू की थी? तो बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, क्लाइव ने शुरू किया था दोहरी शासन व्यवस्था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में 1801 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। लघुत्तरी प्रश्नों पर आते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। आप जान लीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद ने 1784 में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो है स्थापित किया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई और इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो अधिक भू राजस्व या मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें या उनके पुत्र को अस्थायी रूप से गांव का जमींदार घोषित कर दिया जाता था। यही जमींदारी प्रथा अस्थाई बंदोबस्त कहलाती थी। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार से नष्ट किया? तो अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल, सूत, कपास ले जाकर अपने यहाँ मशीन और उद्योगों में नवनिर्मित वस्त्र या वस्त्र निर्माण करके भारत में लाकर बेचना प्रारंभ किया। इस सस्ते और अच्छे कपड़े का सामना भारतीय उद्योग नहीं कर सके और यहाँ के कारीगर बेकार हो गए। तो इस तरह अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप देख सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में बताइए। तो अंग्रेजों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए भूमि कर वसूल करने के नए नए तरीके बताए। इसमें अभी आपने पढ़ा है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, लिख दीजिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। इन तीनों के बारे में जब आप डिटेल से लिख देंगे तो इस दीर्घ उत्तरी प्रश्न का उत्तर आपका
क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 4, भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है 8वीं कक्षा के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।